Hello and welcome to the Kabaddi Adda powered by sportsbet.io। प्रो कबड्डी के सभी फैंस के लिए सबसे बड़ी न्यूज पिछले हफ्ते की यही है कि द नवीन एक्सप्रेस इज बैक। जी हाँ, सबके चहेते नवीन कुमार बिल्कुल बहुत अच्छा कमबैक कर चुके हैं। पिछले मैच में सुपर 10 भी लगाई उन्होंने। इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स थोड़े से मुश्किल पोजीशन में है 11वें नंबर पे, मगर पटना पायरेट्स दबंग दिल्ली के आगे जाकर अब टॉप पोजीशन पे है। कौन है फेवरेट्स प्रो कबड्डी जीतने के लिए? अब यही बातें हम करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन द कबड्डी अड्डा। नमस्ते रोहित भाई, वेलकम टू द शो। हेलो साहिल भाई, नमस्ते। रोहित भाई, पिछले हफ्ते में काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, बहुत क्लोज मैचेस हुए और जो टॉप 6 है वो एक बार फिर से बिल्कुल शफल हो गया। तो पिछले हफ्ते के बारे में क्या कहेंगे आप रोहित भाई? साहिल भाई, जैसे हमने पहले बात की थी इस बारे में कि अभी आप किसी भी फीचर में जितने भी अभी टीमें अप हैं और डाउन हैं, कुछ टीमों का कंफर्म हुआ है कि कुछ टीमें अभी क्वालिफाई के लिए अपनी फाइट कर रही है और कुछ टीमों के लिए स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, पर अभी एंड में ऐसा लग रहा है कि वो क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो हम्म। जैसे कि मैक्सिमम टीमों ने अभी दो की टीमों ने तो कंफर्म कर ही लिया लगभग, जैसे अपना एक पटना पायरेट्स तो अच्छा। हो ही गया है कि कंफर्म कि वो क्वालिफाई कर लेगी या हम्म। दिल्ली भी कर लेगी। पर हम्म। मेन झटका मेरे को तो ये लगा कि जो बंगाल वॉरियर्स है वो सीधा 11th पोजीशन में जी। चले गए हैं। तो शायद, और उनके मैचेस भी 17 मैचेस हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम्म। अगर वो कोई मैच लूज करते हैं तो मुश्किल हो हम्म। सकता है उनके लिए भी। और बाकी अभी है हरियाणा स्टीलर के चांसेस हैं अभी कि स्कोरिंग में भी वो सही चल रहा है। अभी युवा यस। भी है। बेंगलोर बुल्स का भी सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुकी है, पर अभी बेंगलोर हम्म। बुल्स अगर मैचेस हारती है तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा आगे प्लेऑफ में जाने यस, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, जी। आगे जैसे हम करते हैं स्पेसिफिक मैचेस की बातें करेंगे ही मैच रिव्यूज में, मगर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बस कहना चाहूंगा, हम कबड्डी की बातें और खासकर प्रो कबड्डी की बातें स्पोर्ट्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एवरी मंडे एंड फ्राइडे करते हैं। सो प्लीज, अगर आप प्रो कबड्डी में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बड़ी चीज जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वो है हमारा कॉन्टेस्ट जो हम हर एपिसोड में करते हैं। रोहित भाई, कॉन्टेस्ट में भाग लेना है अगर हमारे व्यूअर्स को, क्या क्या करना होगा उन्हें? अगर कॉन्टेस्ट में भाग लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और एक आसान से सवाल का जवाब दें। बिल्कुल। और इस एपिसोड का सवाल, विच फॉर्मर कबड्डी प्लेयर वॉज नोन एज कैप्टन कूल? कौन से कबड्डी प्लेयर को कैप्टन कूल के खिताब से जाना जाता था? बहुत आसान सवाल है रोहित भाई इस बार। जी, बहुत ही पिछले ज़्यादा आसान है ये तो। बिल्कुल, पिछले हफ्ते मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल सवाल रखा तो हमने सोचा थोड़ा बैलेंस कर दे, इस हफ्ते आसान सवाल देंगे। जी। तो रोहित भाई, अब आएंगे हमारे मैच एनालिसिस पे। मैच रिव्यूज में सबसे पहले रोहित भाई मैं बात करना चाहूंगा पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स की। पटना पायरेट्स 38-29 से ये मैच जीत चुकी थी, जिसका मतलब बंगाल वॉरियर्स को एक भी पॉइंट नहीं मिला इस मैच से। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो पिछले हफ्ते जो जी। बंगाल वॉरियर्स की दो हार हुई, अब जैसे हमने बात किया 11th पोजीशन में है, इसका मतलब क्या हो सकता है टीम के लिए? क्या ऐसा हो सकता है हम डिफेंडिंग चैंपियंस को ही प्लेऑफ्स में ना देखें? तकरीबन तकरीबन साहिल भाई, ये अभी मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर बंगाल वॉरियर्स अपने आने वाले मैचेस लूज करती है तो ये डेफिनेटली वो प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे। और अगर हम्म। वो अपने कंटिन्यू मैचेस जीतती है, क्योंकि अभी तक उनके 17 मैचेस हुए हैं, अगर वो कंटिन्यू मैचेस खेलती है, अपने विन करती है, तो चांसेस है, क्योंकि आपको प्ले ऑफ में जाने के लिए 60 तक आपको स्कोर चाहिए होता है। मतलब यस। आपको 55 to 60 65 ऐसे स्कोर चाहिए होता है। जैसे हम्म। कि अभी पटना पायरेट्स के 60 पॉइंट्स हैं,
तो उन लोगों ने अपनी हम्म। अपनी जो पोजीशन है वो कंफर्म कर रखी है कि हम प्लेऑफ में जा चुके हैं। हम्म। तो शायद कहीं हम्म। न कहीं सभी टीमों के लिए, जैसे अभी चाको पिंक पैंथर ने 16 मैचेस खेले हैं, यू मुम्बा ने 16 मैचेस खेले हैं, तमिल तलाइवा ने 16 मैचेस खेले हैं, गुजरात फॉर्च्यून ने 16 मैचेस खेले हैं। तो कहीं न कहीं इन टीमों की यस। फाइट है आपस में। यूपी योद्धा उन्हें 17 मैचेस खेल चुके हैं, तो इनकी फाइट है। तो हम्म। मुझे लगता नहीं कि बंगाल वॉरियर्स कमबैक कर पाएगी, क्योंकि एक तो उनके पास इतने मैचेस नहीं बचे हैं, दूसरा उनका स्कोर 41 है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था कि हर मैच पिछले जो भी अभी लीग स्टार्ट हुई है, तो जो टीम लूज हम्म। करी भी है तो 1 पॉइंट उस जिस टीम ने 1-1 पॉइंट लिया है, वो जाके अभी प्लेऑफ में यस। वो ऐड होगा और उसकी वजह से टीमें आगे पीछे हम्म। होंगी। ये बहुत बड़ा चेंज होगा एक। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल फॉर्म भी जैसे बंगाल वॉरियर्स का इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है पिछले 5 मैचेस में से 4 मैचेस लूज़ कर चुके हैं। यानी बिल्कुल जी। अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है बंगाल वॉरियर्स का, जिसकी वजह से हम कहें कि प्लेऑफ्स में आने के चांसेस अब हैं उनके। जी, अभी उनका मतलब चांस कम है उनका आना प्लेऑफ में, क्योंकि बाकी टीम्स भी फुल फॉर्म में खेल रही है। जैसे कि गुजरात को देख लो, गुजरात कंटिन्यू मैचेस जीतना शुरू कर दिया है, तमिल तलाइवा हो गया, जयपुर हो हुँ। गया। तो कहीं न कहीं ये टीम अभी हरियाणा स्टीलर्स भी काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में आ गया, और हरियाणा यस। स्टीलर को ज़्यादा स्कोर चाहिए भी नहीं प्लेऑफ में जाने के लिए। तो और हुँ। बंगाल वॉरियर्स है, सॉरी बैंगलोर बुल्स है, यूपी योद्धा है, ये सब क्योंकि 6 ही टीमें जाएँगी और कॉम्पिटिशन कर रही हैं वहाँ पे अपनी 10 टीमें, क्योंकि पुनेरी पल्टन के भी अभी हुँ। 15 मैच ही हुए हैं। जी, बिल्कुल। रोहित जी, दूसरी मैच जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स यानी गुजरात जायंट्स जो अब टीम का नाम है, वो भी अच्छे खेल रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, गुजरात ने 40-36 के मार्जिन से जीता। बहुत क्लोज मैच था, जैसे हमने देखा लास्ट में जाके डिसाइड हुआ ये मैच। तो क्या जी। गुजरात इस जीत से कुछ चीजें सीख कर और कुछ मोमेंटम लेकर आपको लगता है प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ सकती है? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि देखो ना साहिल भाई, हमने पहले बात करी थी कि डेफ़िनेटली अगर डिफेंस अच्छा करे, क्योंकि लास्ट की गुजरात के लास्ट मैच में गुजरात का डिफेंस काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, और डिफेंस में परवेज़ ने भी हुँ। अच्छे टैकल्स किए, सुनील ने भी अच्छे टैकल किए। तो कहीं न कहीं टीम के रेडर्स को सपोर्ट मिला, और दूसरा आपको मैंने पहले कहा था कि मनप्रीत सिंह जी की जो प्लानिंग्स है वो काफ़ी सक्सेस होती है लास्ट के 5 मिनट में। तो वो भी कल देखने को हुँ। मिली, जब उन्होंने रेडर को बोला कि आप फास्ट खेलो, आगे कॉर्नर में मत जाओ, आगे भाग के स्पीड में टेस्ट निकालो ये लो। तो प्रदीप ने काफ़ी हुँ। अच्छा उसमें परफॉर्म किया लास्ट मोमेंट्स में। तो हुँ। कहीं न कहीं गुजरात के चांसेस अभी भी है, क्योंकि गुजरात ने खेले सिर्फ 16 मैचेस और 43 पॉइंट्स हैं उनके। अगर वो कंटिन्यू हुँ। मैचेस जीतती है तो हुँ। वो कमबैक कर सकती है। बिल्कुल। रोहित जी, जैसे आपने कहा डिफेंस अगर स्ट्रांग होगा तो टीम स्ट्रांग होगी। तो देखते हैं क्या एक डिफेंडर ही है जो है आपके प्लेयर ऑफ द वीक? रोहित भाई, इस हफ्ते कौन है आपके प्लेयर ऑफ द वीक? मेरा प्लेयर ऑफ द वीक है विकास कंडोला, वो हरियाणा स्टीलर्स के भी रेटर है। और लास्ट हुँ। कुछ मैचेस में जैसे उनका स्टार्ट अच्छा, इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, पर जो अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका पर रेट मैचेस में काफ़ी अच्छा एवरेज चला हुआ है, 145 पॉइंट कर चुके हैं, सुपर 10 लगा चुके हैं। तो अभी लास्ट हुँ। के जैसे कि लास्ट के मूवमेंट में आपने देखा होगा कि लास्ट के मूवमेंट में उन्होंने अभी लास्ट के जितने भी मैचेस हुए कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, और एक हुँ। उनको काफ़ी अच्छा स्कोर भी मिल रहा है वहाँ पे। तो टीम भी उनको अच्छा सपोर्ट करने लग गया, हुँ। डिफेंस अच्छा करने लग गया है। तो उसका विकास कंडोला कहीं न कहीं बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, उनका स्पीड आ गई है, अब वो डीप घुस के बाहर निकलने का उनके अंदर पावर आ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट हुँ। मोमेंट्स में उन्होंने काफ़ी डीप अटैक करके 3-3, 4-4 पॉइंट लेके आए हैं वो अगेंस्ट, यस। चाहे वो बंगाल वॉरियर्स हो या दूसरी टीमें हो। तो मुझे उनका लगता है कि अभी पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस उनका अप हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे विकास कंडोला की रोहित भाई, मुझे याद है इनिशियली हम बात कर रहे थे, क्या थोड़े यंग है तो कैप्टेंसी का उन पे प्रेशर है, शायद रहा होगा, मगर उससे अब जी। उभर कर वो आए हैं। और अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर रेड्स है, जो डू और डाई रेड्स है, जो ऐसे रेड्स है जिसमें जी। टीम को पॉइंट ज़रूरी है, उसमें भी वो खुद को डाल रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है वो प्रेशर थोड़ा हट चुका है उनसे। जी, यही प्लस पॉइंट होता है अगर एक रेडर मतलब प्रेशर वाली रेडर्स, जैसे डू एंड डाई सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली रेडर्स होती हैं, या क्रूशियल स्कोरिंग में एक रेड मारना होता है,
तो उसमें अगर वो रेडर हम्म। जिम्मेदारी ले ले अपनी, तो इससे बड़ी बात टीम के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टीम का और बाकी किसी टीम में प्रेशर नहीं रहेगा, उनका प्रेशर सिर्फ डिफेंस में रहेगा। और डिफेंस में प्रेशर लेने के लिए 4 से 5 के क्या, मेरे ख्याल से 6 प्लेयर होते हैं प्रेशर लेने के लिए, और रेडर एक अकेला होता है जो रेड माना जाता है, तो वही अकेला प्रेशर में होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टीम को प्रेशर फ्री रख रहे हैं, और खुद भी प्रेशर फ्री है, क्योंकि उनके ऊपर कोई हम्म। जिम्मेदारी नहीं है। उनके पास ये है कि मुझे स्कोर लाना है, वहाँ जाके डिफेंस में हेल्प करना है, और माइंड भी वो बहुत चलाते हैं वो मैच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, ये हो गई प्लेयर की बात, अब करेंगे टीम की बात। इन टीम ऑफ द वीक जी, मेरे टीम ऑफ द वीक डेफिनेटली मेरा हरियाणा स्टीलर ही है, क्योंकि इतना अच्छा कमबैक किया उन्हें। मेरे को ऐसा लगता है कि जो टीम जो हम पटना पायरेट्स के अंदर देखे थे, टीमों के अंदर पटना पायरेट्स की टीम के अंदर हमने जो देखा, वो मेरे को कहीं ना कहीं हरियाणा स्टीलर के अंदर भी दिखता है कि सारे प्लेयर कंट्रीब्यूशन करके खेल रहे हैं, अपना अपना कंट्री कर रहे हैं कि हमें अपना अपना करना है। हालांकि इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, बट अभी काफी अच्छा, क्योंकि बोलते हैं ना, जब जरूरत है, जब टीम को खेलने की जरूरत है, जी। तब वो खेल रही है। तो मतलब हरियाणा स्टीलर वही टीम है, जब जरूरत है तब वो खेल रही है, प्ले ऑफ में जाने के लिए खेल रही है, और लगभग लगभग अभी अभी वो 4th पोजीशन में पहुंच गई। अभी 17 मैचेस हुए हैं, अभी 2 मैच जीतते ही वो क्वालिफाई कर जाएगी आराम से। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे रीसेंट फॉर्म की भी अगर बात करें, हरियाणा स्टीलर्स पिछले 5 मैचेस में से बिल्कुल एक हार बस हरियाणा स्टीलर्स की रही है, एक टाई और 3 जीत रही है, यानी हरियाणा स्टीलर्स को रिसेंटली हराना बहुत मुश्किल रहा है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको जैसे कह रहा हूँ, जैसे कि पटना टीम जैसे बैलेंस टीम बन चुकी है, वैसे मुझे लगता है हरियाणा स्टीलर्स है, ये भी बैलेंस हो चुका है। अभी उनको आपस में एक-दूसरे का कंट्रीब्यूशन होना देना शुरू कर दिया है, कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, रेडर्स चलने लग गए, रेडर्स जीत जाके अपना बाहर आने लगे, कोच की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होने लगी है। तो ये कहीं न कहीं ये टीम आगे जाके दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। ओके, रोहित जी, देखते हैं कि कितना बड़ा खतरा होती है हरियाणा स्टीलर्स, और क्या वो अपना पहला प्रो कबड्डी टाइटल इस सीजन में जीत पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले रोहित जी, एक और बात सारे हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, स्पोर्ट्स अड्डा का हमारा जो कॉन्टेस्ट होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, प्लीज उसमें भाग लीजिए। और स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज है जो आप जीत सकते हैं। बस आपको जीतने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स में देना है। इस एपिसोड का सवाल, Which former कबड्डी प्लेयर was known as कैप्टन कूल? कौन से कबड्डी प्लेयर के नाम कैप्टन कूल का खिताब था? बहुत आसान सा सवाल हमने रखा है इस बार आपके लिए, तो प्लीज हम चाहते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें इस बार कॉन्टेस्ट में। और पिछले हफ्ते के विनर का नाम भी हमें, जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं, अनाउंस करना है। तो पिछले हफ्ते के विनर है रविंदर के। रविंदर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज जीत चुके हैं। और पिछले हफ्ते का सवाल था, सर्विसेज प्लेयर्स ने प्रो कबड्डी में एंट्री कब ली? और इसका जवाब था सीजन 3 में। अगर जो प्रो कबड्डी के फैंस हैं उन्हें याद होगा, रोहित कुमार भी उस सीजन के एमवीपी बने थे, जो खुद एक सर्विसेज के प्लेयर है। तो रोहित जी, इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे फैंस ने पार्ट लिया इस कॉन्टेस्ट में, और इस सवाल का भी जवाब इतने लोगों को पता था। जी, मुझे तो लगा थोड़ी देर के लिए कि रविंद्र पहल ने तो नहीं कहीं आंसर दे दिया वहाँ पे, जब आपने कहा रविंद्र, ने कहा पहल ही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बढ़िया मर्चेंडाइज है रोहित जी, कौन दूर रह पाएगा ऐसे कॉन्टेस्ट से। बिल्कुल। तो रोहित जी, अब आएंगे मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जो है पॉइंट या एम्प्टी रेट। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, इस सेगमेंट में मैं एक स्टेटमेंट या एक वाक्य कहता हूं, और रोहित जी अगर उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट, या फिर वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेट। रोहित जी, पहला स्टेटमेंट इस एपिसोड का, इस वीक के रिजल्ट्स के बाद पटना पायरेट्स अपना चौथा टाइटल जीतने के लिए फेवरेट्स बन चुकी है। ये आपका पॉइंट है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि पटना पायरेट्स इस टाइम लीग में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे वो परफॉर्म कर रही है। एक दो हार बीच में, तो हार तो एक दो मैचेस होती है सभी की, बट
कंटिन्यू मैचेस जीतना और मतलब इतने बड़े मार्जिन से जीतना काफ़ी अच्छा है। टीम सारी परफॉर्म कर रही है। सब एक एज अ टीम गेम खेल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम टीम गेम सबसे अच्छा वो खेल रही है, डिफेंस भी अच्छा है। तो ये मायने नहीं रखता कि वो 4 मैचेस हार गए हैं, तो ये कोई मायने रखते हैं, तो वहाँ पे वो 16 मैचेस तो 11 मैचेस तो वो जीते भी हैं। तो मुझे कहीं न कहीं हम्म, लगता है वो टाइटल के लिए दावेदार है। बट कब ये प्रो कबड्डी एक ऐसा है कि उसमें ये नहीं पता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि यस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम भी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में हार जाती है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, दूसरी रेड इस बार की एक भरोसेमंद थर्ड रेडिंग ऑप्शन ना होने की वजह से यू मुंबा पर क्लोज मैचेस में काफी प्रेशर आ रहा है। अ, हाँ, ये भी आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है भी और नहीं भी, क्योंकि उनको थर्ड रेडर की ज़रूरत भी है, पर थोड़ा डिफेंस में भी फैज़ल का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैज़ल और हम्म, रिंकू और लेफ्ट कवर तो वैसे ही उनका है, राइट कवर भी ठीक है। तो उनको कहीं न कहीं डिफेंस में थोड़ा-सा एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने हमने हमने हर मैच में देखा हम्म, कि जैसे कल के मैच में देख लो, एडवांस टैकल हुए, तो जाके लास्ट में वो लोगों ने विन किया। या कोई भी मैचेस में ले लो, पर अभिषेक नहीं चलते हैं, तो फिर उनके जो दूसरे रेडर है वो चल रहे हैं। फिर जो तीसरा रेडर की तो आपको कहीं न कहीं ज़रूरत तो है। जैसे आप बाकी सब टीमों हम्म, में देख लो, थर्ड रेडर है, पर कहीं न कहीं उनको भी एक सरप्राइज़ रेडर रखना चाहिए। जैसे हम्म, यूपी योद्धा में भी सरप्राइज़ रेडर है, जैसे हर टीम में सरप्राइज़ रेडर है, पर यू मुंबा में भी एक सरप्राइज़ रेडर होना चाहिए कि जो बाकी टीमों को सरप्राइज़ करे कि यार ये कैसे, ये भी आगे, ये भी स्कोर निकाल के जा सकते हैं। तो प्रेशर डिफेंस में बना रहेगा, हम्म, तीनों क्या चारों रेडरों को अगर डिफेंस में, क्योंकि 3 रेडर खेलते हैं, एक ऑलराउंडर अंदर रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम बहुत हम्म, पोजीशन टाइम चला हुआ है हर टीम बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि तीसरा रेडिंग ऑप्शन यू मुंबा का अगर होगा तो कौन होगा, आगे के मैचेस में हमें देखने मिलेगा। तीसरी रेड हमारी इस बार की बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ खिलाफ विजय को ज्यादा रेडिंग नहीं देना दबंग दिल्ली पर भारी पड़ा। जी, ये भी है, क्योंकि एक तो नवीन थोड़े इंजर्ड है। आपने मैच के दौरान भी देखा होगा कि उनको तकलीफ इंजरी की वजह से हो रहे थे। क्योंकि एक इंजरी एक ऐसी चीज़ हम्म, है कि वो जल्दी रिकवर नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो भी शायद नी की इंजरी है, तो उसके लिए तो मेरे से बड़ा एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं होगा नी के हम्म, उसके लिए खेलने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है। तो विजय इस टाइम, मुझे लगता था कि विजय को उस टाइम फर्स्ट रेडर बनाना चाहिए था, क्योंकि विजय कहीं न कहीं बहुत अच्छी फ़ॉर्म में चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फ़ॉर्म में चल रहे हैं। जो उनको एज़ अ हम्म, फर्स्ट रेडर अभी अच्छा चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको कंटिन्यू रेट्स करवानी चाहिए थी। और इसमें ये थोड़ा-सा उनके लिए, उन्हें उनको शायद ये चीज़ उनको प्लानिंग किया, उनको ऐसे भी हम्म, लगा कि नवीन चलो कमबैक किया है, तो नवीन को मतलब करवाते, पर विजय की कंटिन्यू रेट करवाते तो अच्छा होता, कि वो इंजर्ड नहीं है ओके अभी। ओके। आखिरी रेड हमारी रोहित भाई इस मैच की, बंगाल वॉरियर्स आने वाले मैचेस में शायद यंगर प्लेयर्स के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे। नहीं, ये आपका पॉइंट नहीं है, क्योंकि एम्प्टी रेट है आपकी, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम साहिल भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके हम्म, पास लगभग 3 या 4 मैचेस, तो अभी 4-5 मैचेस तो बचे हैं। और वैसे भी आपका स्कोर हम्म, बहुत कम है। आप 41 के स्कोर पे चल रहे हैं, आपके 17 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से आप 9 मैचेस हार चुके हैं और 7 जीत चुके हैं। तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने में 1-2 मैच तो लूज़ होते ही हैं। तो डेफिनेटली बात हम्म, है, ये तो रिस्क हम्म, लेने वाला काम है कि 1-2 मैचेस लूज़ तो होते ही, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल बॉयज़ ने बहुत कवर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। वो कॉर्नर्स तो चलो ठीक चल रहा है, बट कवर्स पे कहीं न कहीं उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर हम्म, दिया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी हार का सामना भी करना पड़ा है। और रेडर्स भी मनिंदर के सिवाय कुछ रेडर्स हैं जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो मेन ऑलराउंडर है वो भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो हम्म, कहीं न कहीं अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, और मुझे लगता है कि वो यंग प्लेयर को भी उतारेंगे, जितना मेरा सोचना है। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग से डिस्कशंस हुए इस बार पॉइंट है एम्प्टी रेड में रोहित भाई। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम कुछ प्लेयर्स की जो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट कह सकते हैं ऐसे प्लेयर्स की बातें करते हैं, और वो है एनालाइजिंग द बेस्ट। इस बार ईरान के सुल्तान
जिन्हें कहते हैं फजल अतराचली, हमारे प्लेयर है एनालाइजिंग द बेस्ट में। बिल्कुल डिफेंस के साथ उनकी लीडरशिप एबिलिटी की भी अगर बात की जाए तो वो गलत नहीं जी, होगा, क्योंकि यू मुंबा के कैप्टन रह चुके हैं और यंग प्लेयर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं। सिद्धार्थ देसाई के साथ हमने देखा, अभिषेक सिंह के साथ देखा, इसके पहले अर्जुन देशवाल भी थे, उनके साथ भी हमने देखा काफी अच्छी रिलेशनशिप रहती है उनकी यंग रेडर्स के साथ एज अ कैप्टन। 2 टाइम प्रो कबड्डी टाइटल विनर रह चुके हैं, जैसे हम जानते हैं, एक बार यू मुंबा के साथ, एक बार पटना पायरेट्स के साथ वो टाइटल जीत चुके हैं। और फजल अतराचली की एक चीज जो पर्सनली मुझे लगता है फैंस को भी बहुत पसंद है, कि वो बिल्कुल वो स्पॉटलाइट में रहने से डरते नहीं है। जब भी गेम जीतेंगे भी फैंस के पास जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, फैंस को एक्नॉलेज करेंगे। फैंस और अगर इंस्टाग्राम पे भी हम देखें, फैंस के कमेंट्स के रिप्लाईज करना और दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करना, कहीं कोई हार्ट डाल दिया, कहीं कोई एक वर्ड लिख दिया, ये जो इंटरेक्शंस फजल अतराचली के है, उसके वजह से भी उनका जो करिश्मा है ये दिखता है, और इसके वजह से फैंस के भी काफी फेवरेट रहता है फजल अतराचली। और अगर जी, हम जी। ये कहे रोहित भाई कि जो ईरानी प्लेयर्स है, वो प्रो कबड्डी लीग में जो रेवोल्यूशन आया है ईरानी प्लेयर्स का, उसके पीछे कहीं ना कहीं मिराज शेख के साथ फजल अतराचली भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये गलत नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छी बात हुई आपने कि फैज़ल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस लीग में भी और ईरान की टीम में भी। आपको पता है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें माने जाने वाली एक ईरान और एक इंडिया टीम है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसके बाद आती है कोरिया, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी टीमें जो मानी जाती हैं। बट इस टाइम तो लास्ट एशियन गेम में तो ये ईरान ही जीता है, तो इस टाइम तो टॉप पे ईरान ही चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनको ये प्रो कबड्डी से, आप प्रो कबड्डी में कोई भी ईरानी प्लेयर ले लो, आप उनको देखो, सब कितने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी भी टीम को उठा के देख लो। हम्म, जैसे ही क्रूशियल मैच आता है, वो सेकंड में कॉर्नर ईरान को भी ईरानी प्लेयर को भेजते हैं वो लोग। तो और हम्म, फैज़ल के अंदर टेक्निक्स बहुत है, फिटनेस आउटस्टैंडिंग फिटनेस है उसके अंदर। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है हम्म, फैज़ल, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह हम्म, जानता हूँ, मतलब बहुत बहुत टाइम पहले से जानता हूँ मैं उसको। तो फिटनेस के मामले में वो बहुत हमेशा मतलब फ्रीक है, फिटनेस फ्रीक है बिल्कुल। और अपने टेक्निक्स पे बहुत ध्यान देता है। जैसे आपने कहा कि वो यंग प्लेयरों के साथ नहीं, वो ऐसा नहीं, वो टीम को बहुत अच्छा चलाता है, उसकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी होती है। उसको पता होता है कि अगला हम्म, रेडर क्या करेगा, अगला डिफेंस क्या करेगा, क्या नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक डिफेंडर है। तो उसको पता है अगला डिफेंडर क्या यस, करेगा, क्या नहीं करेगा, तो वो रेडर को समझा के भेजता है। वो बात अलग होता है कि रेडर्स उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो बात अलग है, पर वो अपनी तरफ से अच्छा हम्म, सिखा के भेजता है। क्योंकि मैंने यूमुमा में उनके साथ मैंने भी मैच शेयर किया है, तो यस, जब हमने रूम भी शेयर किया, तो हमेशा उनके दिमाग में कोई ना कोई टेक्निक चलती रहती है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी एक की है, जिस टीम में भी वो खेलेगा तो समझ लो वो सबसे मेन की है उस टीम की। जिस वो टीम में जिस टीम हम्म, में वो नहीं होगा, तो समझ लो वो टीम अपने 100 में से 40 या 30% परफॉर्म करेगी बस। ओके। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये भी एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक फजल अतराचली का इंस्टाग्राम नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर देखिए। वो जो वर्कआउट्स करते हैं, खासकर जो टायर को फ्लिप करते हैं, ऊपर से कुछ अलग अलग टेक्निक्स के क्रॉसफिट के वर्कआउट्स करते हैं, जो देखकर मतलब मुझे खुद वर्कआउट करने का मन कर जाता है, इतने इंस्पायरिंग है उनके वर्कआउट्स रोहित भाई। जी, जी। उनकी एक्चुअली उनकी जो ट्रेनिंग है वो उसी उसी टाइप की ट्रेनिंग होती है। अब जैसे हम लोग यू मुम्बा में थे, तो हमारे जो कोच थे वो भी ईरान के कोच थे, जो ईरान के हेड कोच हैं, हम्म, वो हमारे थे। हम्म, उनके जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो भी ईरान के थे हमारे। तो हम लोग को भी वैसी ट्रेनिंग कराई जाती थी जैसे ईरानी प्लेयर को कराई जाती है। पर आप मान सकते हैं आउटस्टैंडिंग हम्म, मतलब बहुत ही वो लोग मतलब क्रॉसफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 3-3 टाइम प्रैक्टिस हम्म, करवाते हैं। अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस, आफ्टरनून में जिम सेशन और इवनिंग में वो ग्राउंड प्रैक्टिस देते हैं। हम्म, हर वीक में फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो आप मान सकते हैं। मैं जब यू मुआ में था, मैं स्टार्टिंग के 2 मैच नहीं खेला था। वो इसलिए नहीं खेला था हम्म। कि मैं उनकी फिटनेस टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ। तो वो हर ओह, प्लेयर का फिटनेस टेस्ट लेते थे। हाँ, अच्छा, हर वीक में, और हर मैच से पहले भी आपको, जैसे कि आपके 3 दिन हम्म, का रेस्ट है या 2 दिन का रेस्ट है, तो आपको एक फिटनेस टेस्ट होगा जिसको आपको पास करना होता था। तो हमारे साथ कभी ऐसा हम्म, हुआ नहीं कि हम लोग को फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ता था, ये है वो है। पर हम्म, अब हम्म, हम लोगों ने खेलना, जब हम लोग हमारे ये कोच आए, तो हम लोग भी बड़ा लाइटली लिया कि चलो फिटनेस टेस्ट तो क्या हुआ।
और जब हमें नहीं खिलाया तो हम सीरियस हो गए, हमने यार ये तो सच में टेस्ट हो रहा है मतलब, क्योंकि हम लोगों के मैंने हम्म। हम्म। स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेले, उसके बाद मैंने टेस्ट क्लियर किया आराम से, मतलब अच्छे 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 फिटनेस पे टेस्ट क्लियर किए मैंने, उसके बाद मैंने कंटिन्यू मैचेस खेला। हम्म। और आप ये नहीं कि एक बार आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, नहीं, आपके हर वेन्यू में आपका एक फिटनेस टेस्ट होगा। तो मतलब हम्म। उसके लिए वो ओ, प्रिपेयर रहते हैं सारे प्लेयर। अब कोई भी रानी प्लेयर के आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, सबकी आपको ऐसी दिखेगी वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही है ये कंसिस्टेंसी के बारे में। जो फिटनेस टेस्ट क्लियर करेगा हर मैच में वही खेलेगा। ये पॉइंट मुझे भी नहीं पता था, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आखिरी जो हमारे सेक्शन है रोहित भाई, उसमें बढ़ने से पहले एक आखिरी बार सारे व्यूअर्स को, जैसे हम पूरे एपिसोड में कहते आ रहे हैं, रिमाइंड करना चाहूंगा, हमारे अड्डा के कॉन्टेस्ट में प्लीज भाग लीजिए। और ढेर सारी मर्चेंडाइज है स्पोर्ट्स अड्डा की जो हम चाहते हैं आप जीते। इसीलिए इस हफ्ते आपके लिए एक बहुत आसान सा सवाल भी रखा है। तो कॉन्टेस्ट में अगर भाग लेना है, जैसे आप जानते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। Which former कबड्डी प्लेयर was known as कैप्टन कूल? किस कबड्डी प्लेयर के नाम कैप्टन कूल का खिताब था? इससे आसान सवाल रोहित भाई मुझे नहीं लगता हम कोई रख पाएंगे फैंस के लिए। हाँ, नहीं नहीं, बहुत इजी सवाल है ये, और ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। पर मेरे को हैरान, आपको आपको नहीं, आपको ये बात नहीं पता थी कि मतलब फिटनेस टेस्ट होते हैं फिर आगे प्लेयरों को खिलाया जाता है, मतलब आपको नहीं पता था इस बारे में? नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि हर मैच में होते हैं रोहित भाई। मुझे पहले लगता था कि शायद सीजन के स्टार्ट में जो 3 महीने का कैंप होता है उसके एंड में शायद एक फिटनेस टेस्ट होता होगा और उसके बाद शायद प्लेयर्स को खिलाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, हर मैच में नहीं, हर वेन्यू में फिटनेस, हर जितनी भी टीमें हैं प्रो में, जितनी भी टीमें हैं हमारी, जितनी भी 12 की 12 टीमें हैं, सबके टेस्ट होते हैं। वो तो मतलब कोच के ऊपर डिपेंड करता है वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, बट मैक्सिमम टीमों में फिटनेस टेस्ट होते हैं, फिर प्लेयर क्वालिफाई करते हैं और फिर खेलते हैं। ये हर वेन्यू में होता है। अब तो वेन्यू है नहीं, क्योंकि कोविड करके वेन्यू नहीं है, अब तो एक ही वेन्यू है। बट हमारे टाइम में तो पूरे वैसे ही करते थे कि हर वेन्यू में, हर वेन्यू चेंज हुआ तो क्या होता है, एक वेन्यू चेंज करते आपको 3-4 दिन का रेस्ट होता है, तो उसमें टेस्ट हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जी एक बार प्रो कबड्डी फिजियो से बात हुई थी जो मुझे कह रहे थे कि कैसे दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर्ड प्रो कबड्डी इतना इंटेंस है, जैसे 100 मीटर रन है वैसे 30 सेकंड में सारी एनर्जी डालनी होती है और फिर वापस आना होता है। उसके वजह से जो फिटनेस जरूरी है कबड्डी प्लेयर के लिए वो दूसरे स्पोर्ट्स से काफी अलग होता है। तो ये बात मुझे पता थी, मगर ये जो आपने बात कही है। जी जी जी, बहुत टेस्ट होते हैं, यूरियो टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्टिस होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। तो बाकी मैं सभी जिनको, जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रो कबड्डी देखने में भी लगता है कि स्टार है अंदर खेल रहे हैं, पर वो बनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां जाके बहुत टेस्टिस क्लियर कर, सच में बहुत टेस्ट क्लियर करने होते हैं आपको। बिल्कुल रोहित जी, तो एस्पायरिंग कबड्डी प्लेयर्स को बताना चाहूंगा, प्लीज अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने सिर्फ स्किल्स टेक्निक्स पे नहीं, फिटनेस पे भी ध्यान देते रहिए। फिटनेस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रोहित जी, आखिरी सेगमेंट में आते हैं जिसमें आपसे भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लियर करने कहते हैं, और वो टेस्ट है आने वाले विनर्स के नाम बताना, और वो सेगमेंट है राणा की रेड। रोहित जी, अब आपके टेस्ट का समय आ चुका है और शुरू करते हैं पहले जो मैच है उससे। गुजरात जायंट्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। इसमें जयपुर। बंगाल वॉरियर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस। बंगाल वॉरियर्स। तमिल थलाइवास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। ये मैच टफ है, ये मैच टफ होगा, सच में ये मैच टफ होगा। तो इसमें तमिल तलाइवा। ओके, इंटरेस्टिंग। यू मुंबा वर्सेस पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स। ओके, एक और इंटरेस्टिंग मैच स्ट्रॉन्ग रेडर्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स वाले टीम का, तमिल थलाइवास वर्सेस यूपी योद्धा। तमिल तलाइवा। ओके, तेलुगु टाइटंस वर्सेस गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स। ये एक और इंटरेस्टिंग मैच जिससे बंगाल वॉरियर्स अगर जीत सकती है तो अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्गर बना सकती है। बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली।
दबंग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स। मुझे लगता है बंगाल वॉरियर्स। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और आखिरी मैच जो पुनेरी पल्टन के लिए बहुत ही जरूरी मैच होगा, पुनेरी पल्टन वर्सेस पटना पायरेट्स। इसमें मुझे लगता है पुनेरी पल्टन। ओके, मैं देख रहा हूँ रोहित भाई, इस बार आप भी हमारे साइड है। जो अंडरडॉग टीम्स है जो अब तक टॉप 6 में नहीं आए हैं, आपके प्रेडिक्शंस भी काफी मैं उनके चाहता तरफ हूँ है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और क्रूशियल हो, मैच देखने में मजा आए। वन साइड मैच देखने में मजा नहीं आता, जो मैच आपस क्लोज जाते हैं ना, उनको देखने का मजा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और ये प्रो कबड्डी के व्यूअरशिप के लिए भी ऐसे ही मैचेस ज्यादा अच्छे हैं। वन साइड मैचेस ठीक है, कभी कभी देखेंगे, शायद आपकी फेवरेट टीम हो तो देखेंगे, मगर उसके आगे इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते जितने ये क्लोज मैचेस। और जो टॉप 6 के लिए जो लड़ाई है, वो अब हमें डिस्कशन में भी मजा आता है, वो जब उसकी बात करें। जी जी, क्योंकि अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है कि टॉप 6 में आखिर आएगा तो आएगा कौन। सबके स्कोरिंग लगभग लगभग बराबर है, और जिनके नहीं है वो ऑलरेडी नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग रोहित भाई इस बार का एपिसोड। और ये जो टेस्ट की भी हमने बात की, आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी पसंद आया होगा जितना मुझे पसंद आया इसके बारे में बात कर रहे। तो रोहित जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। और जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एवरी मंडे एंड फ्राइडे हम ऐसे ही कबड्डी की और प्रो कबड्डी की ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी एनालिसिस करते हैं और रोहित भाई के ओपिनियंस लेते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मंडे एंड फ्राइडे को हमारे एपिसोड्स देखिए। तो अब मिलते हैं अगले फ्राइडे को, जो है 11 तारीख, और ढेर सारी और एनालिसिस हम लाएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं साहिल और ये था द कबड्डी अड्डा।